जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एजुकेशनल चैनल अभय ज्ञान। मैं हूं अभिषेक तिवारी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉज, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्लॉज मींस, डेफिनेशन ऑफ क्लॉज, टाइप्स ऑफ क्लॉज और जो क्लॉज है उसकी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में क्या एग्जिस्टेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर ये क्यों है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। जब हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे तब भी हमने क्लॉज के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको दिया था, लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्लॉज। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लॉज है क्या, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है क्लॉज इज सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। ध्यान रखिए, जो क्लॉज होती है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक समूह होती है जो किसी एक सेंटेंस के पार्ट को बनाती है, यानी वो किसी सेंटेंस का एक पार्ट होती है और उसके अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। यानी जो क्लॉज होती है वो अपने आप में किसी एक सेंटेंस का एक भाग होती है, एक पार्ट होती है और उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। सब्जेक्ट तो आप सबको पता होगा, क्योंकि सब्जेक्ट किसी भी जो हमारा टेंस है उसमें जो वर्ब है, जो एक्शन है, उसका जो परफॉर्मर है, उस एक्शन को जो करने वाला है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। फाइनाइट वर्ब देखते हैं। जो वर्ब है उसकी दो कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है फाइनाइट और एक है नॉन फाइनाइट। जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब में अगर हम सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन में चेंज करें या फिर जो हमारा सेंटेंस दिया गया है उसके टेंस में चेंज करें, फिर भी नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। वहीं जो होती है हमारी फाइनाइट वर्ब, उसमें अगर सब्जेक्ट के, अगर हम सब्जेक्ट के नंबर यानी सिंगुलर या प्लूरल वो चेंज कर दें या फिर पर्सन चेंज कर दें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन, या फिर सेंटेंस के टेंस में चेंज कर दें तो ये चेंज हो जाती है, जबकि नॉन फाइनाइट चेंज नहीं होती है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे राम लाइक्स रीडिंग। ये एग्जाम्पल है राम लाइक्स रीडिंग। अगर इसके सब्जेक्ट के हम नंबर या पर्सन में चेंज कर देते हैं, जैसे ये अभी कौन सा थर्ड पर्सन है, इसे हम चेंज कर देते हैं फर्स्ट पर्सन में, तो राम का हम अगर कर दे आई तो ये हो जाएगा लाइक रीडिंग। वहीं अगर इसके टेंस में हम परिवर्तन कर दें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर इसको हम पास्ट में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा आई लाइक्ड रीडिंग। तो यहां देखिए लाइक जो थी, लाइक्स थी, फिर ये लाइक हुई और फिर ये लाइक्ड हो गई, यानी इसके फॉर्म में लगातार परिवर्तन हो रहा है, फिर चाहे सब्जेक्ट में चेंज करने पर हो रहा हो या फिर टेंस बदलने पर हो रहा हो। वही एक चीज आप देखिए, जो रीडिंग है इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, यहां भी रीडिंग ही है, यहां भी रीडिंग ही है। तो ये जो रीडिंग है ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये भी तीन प्रकार की होती है, जिरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जिसके फॉर्म में सब्जेक्ट में चेंज करने पर, यानी सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन चेंज करने पर या फिर टेंस चेंज करने पर उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, वो होती है फाइनाइट वर्ब। और जिसके फॉर्म में चेंज नहीं होता है वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। हमने जो एग्जांपल लिया उसमें लाइक हमारी फाइनाइट वर्ब थी, जबकि रीडिंग हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब थी। अब बात करते हैं क्लॉज की टाइप्स के बारे में, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफी कंफ्यूजिंग होता है। 2 टाइप्स 3 टाइप्स क्या हैं वो आज हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आई होप आपको जो इसका डेफिनेशन है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्लॉज किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट होती है, ये शब्दों का समूह होती है और इसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। वही एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह। ये जो शब्दों का समूह है जरूरी नहीं क्लॉज ही हो, ये फ्रेज भी हो सकता है। तो कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि फ्रेज है या क्या क्लॉज है।
तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो हमारी फ्रेज होती है उसमें फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट का होना मैंडेटरी नहीं होता, उसमें ये चीजें नहीं होती है, जबकि क्लॉज में ये होना मैंडेटरी होता है। अब आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज। तो यहां जो मेन टू टाइप्स ऑफ क्लॉज होते हैं, फर्स्ट होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड इज डिपेंडेंट क्लॉज। एक इसका तीसरा भी क्लासिफिकेशन, इसे हम चलता फिरता या जबरदस्ती वाला क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, वो है कोऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, वो भी हम आपको आगे समझाते हैं। पहले इन दोनों को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो जो हमारी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसे हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी ये डिपेंडेंट क्लॉज होती है, इसी को हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को बोलते हैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। थर्ड जो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका कोई उपनाम नहीं है। सबऑर्डिनेट वर्ड का ध्यान रखिएगा, या सबऑर्डिनेट है, आपने सुना होगा सब इंस्पेक्टर या एसआई, उसमें जो सब वर्ड है उसका फुल फॉर्म है सब ऑर्डिनेट, वो वास्तव में सब ऑर्डिनेट इंस्पेक्टर होता है। अब एक एक करके हम आइए समझते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है और क्या होती है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। आप कभी कंफ्यूज मत होना कि डिपेंडेंट क्लॉज अलग है, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज अलग, ये तीनों एक ही है। इसे इतने नामों से क्यों जाना जाता है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो जो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, इसका स्वयं का पूर्ण अर्थ होता है और ये अपने पूर्ण अर्थ के लिए दूसरी क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं होती है, यानी दूसरे क्लॉज पर आश्रित नहीं होती है। इसका स्वयं का पूर्ण अर्थ निकलता है। आइए देखते हैं कैसे। राम टोल्ड मी दैट शी विल नॉट कम। राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया या राम ने मुझसे कहा। ये जो सेंटेंस है, इसका आप देख रहे हैं अपने आप में पूर्ण सेंस निकल रहा है, राम ने मुझसे कहा। हाँ ठीक है, तो ना कोई आपको कहे तो लगता है कि हाँ एक सेंटेंस हो गया है। वहीं दूसरा देखें, आई आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा या मैंने उससे कहा। तो यहां भी एक सेंटेंस का एक सेंस निकल रहा है, यानी ये भी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये भी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। वहीं अगर दूसरे पार्ट की बात करें, दैट सी विल नॉट कम, की वह नहीं आएगी, तो इसका अपने आप में अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी कि हमारी प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज नहीं है। इसमें भी देखिए वेयर ही वॉज गोइंग, कि कहां वह जा रहा था, इसका भी हमें कंप्लीट सेंस निकल के नहीं मिल रहा है, यानी ये भी हमारी मेन क्लॉज नहीं है। अब बात करते हैं इसके इतने सारे नाम क्यों हैं। तो पहला नाम तो आप समझ गए होंगे, इंडिपेंडेंट, यानी ये अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र होती है, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट बोला जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ही होता है स्वतंत्र, यानी किसी पर डिपेंडेंट ना होना, तो ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती है। बात करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज क्यों कहा जाता है या मेन क्लॉज क्यों कहा जाता है। तो इसकी वजह यह है कि किसी भी सेंटेंस में कोई क्लॉज हो ना हो, पर कम से कम प्रिंसिपल क्लॉज का होना मैंडेटरी है। अगर एक अकेली प्रिंसिपल क्लॉज है तो भी एक सेंटेंस बन सकता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता है, लेकिन इसके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। और भी क्लॉज इसमें हो सकती है, लेकिन इसका होना मैंडेटरी है, वो किसी भी टाइप का सेंटेंस हो। इसीलिए इसको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य क्लॉज भी कहा जाता है। तो आई होप अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, कि हमारी जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो क्या होती है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होती है, इसी को हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसका ये सबऑर्डिनेट नाम क्यों पड़ा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो डिपेंडेंट क्लॉज को ही हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें क्या होता है, इसका स्वयं का पूर्ण अर्थ नहीं होता, ये अपने पूर्ण अर्थ के लिए दूसरी क्लॉज पर डिपेंडेंट
होती है, यानी इसको अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज की नीड होती है, यानी दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट होती है। जब तक दूसरी क्लॉज नहीं होगी तब तक इसका कंप्लीट सेंस निकल के नहीं आएगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि इन्हीं एग्जांपल्स में हमने आपको बताया, राम टोल्ड मी दैट शी विल नॉट कम, I asked him where he was going। तो यहां देख रहे हैं राम टोल्ड मी, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। I asked him, ये भी क्या है, ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज ही है। और that she will not come, इसे अगर हम देखें तो इसका तो सेंस निकल रहा है, लेकिन that she will not come अगर कोई कितना कहे that she will not come, तो इसका कंप्लीट सेंस अपने आप में नहीं है कि वह नहीं आएगी। अगर कोई ऐसा बोले तो आपको अपने आप में ये सेंटेंस इनकम्प्लीट लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ और बोला जाए, सेंटेंस के और पार्ट को बोला जाए, तब पूरी बात समझ में आए। यानी कि ये जो क्लॉज है ये किस पे डिपेंडेंट है, दूसरी क्लॉज पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट है। तो ये हमारी कौन सी होगी, डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग। अगर इसमें आप देखें तो वेयर ही वाज गोइंग जो है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये किस पर डिपेंडेंट है, प्रिंसिपल क्लॉज पर। अब इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होती है। ये काहे से स्टार्ट होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ स्टार्ट होती है, इसलिए इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं कैसे, जैसे देखिए ये दैट शी विल नॉट कम, ये दैट यहां पर आ गया, दैट क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस के किसी पार्ट में किसी क्लॉज के पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ मिल जाए तो वो कौन सी क्लॉज होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। यहां पर देखिए ये जो वेयर है ये क्या है, ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो जितने भी WH क्वेश्चन वर्ड से बने हुए कंजक्शन होते हैं वो सभी होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसके अलावा दैट होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बिकॉज होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अनलेस अंटिल, सो और सो से बने हुए कंजक्शन जैसे सो दैट, सो फार, इस तरह कंजक्शन, और एज, साथ ही एज से बने हुए तमाम कंजक्शन जैसे एज फार एज सून एज, इस तरह कंजक्शन। और भी कुछ कंजक्शंस होते हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए, ताकि आप एक नजर में ही किसी सेंटेंस को देखकर पहचान जाए कि इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज हुई है, इसमें सबऑर्डिनेटर यूज हुआ है, यानी ये कौन से है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और ध्यान रखिएगा सबऑर्डिनेटर, हम जो ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं उन्हें हम सबऑर्डिनेटर्स बोलते हैं, और जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर्स। तो जो हमारे सब कोऑर्डिनेटर कंजक्शन होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। उनकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, वो है फैन बॉयज। इस ट्रिक में F का मतलब होता है फॉर, A का मतलब होता है एंड, N का मतलब होता है नॉट ओनली बट आल्सो, B का मतलब होता है बट, O का मतलब होता है और या अदरवाइज, Y का मतलब होता है यट। और तो ये कंजक्शन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और इसके अलावा जितने भी कंजक्शन होते हैं, इसमें एक आध कंजक्शन और होते हैं, तो उसके अलावा जितने भी कंजक्शन होते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब आपको ज्यादा याद करने का भी लफड़ा नहीं रहेगा, आप ये ट्रिक याद रखिए। तो इसके अलावा जो होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, और उनसे स्टार्ट होने वाली जो क्लॉज होगी वो होगी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब हमारी जो तीसरी क्लॉज होती है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज, वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि दो पार्टी होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और डिपेंडेंट, दो क्लॉज होती हैं। कई बार आपने सुना होगा कि डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होती है। तो इस कोऑर्डिनेट क्लॉज की सच्चाई आखिर क्या है, आइए इसे हम समझ लेते हैं हम कोऑर्डिनेट क्लॉज को। तो जो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो सेंटेंस का एक पार्ट होते हुए भी अपने कंप्लीट सेंस के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं होती, यानी कि ये अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र होती है। यह वाक्य का भाग होते हुए भी अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र होती है, और इसके लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज किया जाता है। फैन बॉय जो हमने अभी आपको ट्रिक बताई, फॉर एंड नॉट ओनली बट आल्सो, बट और अदरवाइज बट यट, यह नॉट ओनली बट आल्सो पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यह पूरा एक ही कंजक्शन है,
ये पेयर में यूज होता है, इसलिए इसी को रिलेटिव कंजक्शन भी कहा जाता है। इसे बोला जाता है कोरिलेटिव कंजक्शन। ये कोरिलेटिव कंजक्शन है, लेकिन सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, कोरिलेटिव बाद में है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पेयर में है इसलिए हम इसे कोरिलेटिव कंजक्शन भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये तो मैंने कोरिलेटिव पढ़ा था, कोऑर्डिनेट कैसे हो गया, तो आप ध्यान रखिएगा। और कोऑर्डिनेट कंजक्शंस को ही कोऑर्डिनेटर्स भी कहा जाता है। अब आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें हम समझते हैं। जैसे ही वेंट हॉस्पिटल एंड सॉ हर, राइट। राम इज पुअर बट वेरी ऑनेस्ट। फर्स्ट में देखिए, ही वेंट हॉस्पिटल, हुआ है हॉस्पिटल गया। कौन सी क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज है, अपने सेंस के लिए फ्री है। दूसरी, एंड सॉ हर, यहां वास्तव में एंड से कंबाइंड किया गया है दो सेंटेंसेस को, लेकिन ये जो है यहां ये एक्चुअली में लिखा है ही सॉ हर, लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट है वो सेम होने पर और टेंस भी सेम है, इसलिए इसे हाइड कर दिया गया है यहां से, और एंड से कंबाइन करते समय ऐसा किया जाता है। तो ये सेंटेंस क्या लिखा है? ही सॉ हर, यानी इसका भी कंप्लीट सेंस है अपने आप में। ही वेंट टू हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल गया, एंड को अगर हम ना देखें तो ये सेंटेंस क्या है? ही सॉ हर, तो ये भी अपने आप में अपने सेंस के लिए फ्री है। यानी ये इसे भी तो हम कह सकते हैं ये प्रिंसिपल क्लॉज है, तो ये बिल्कुल प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन इसके पहले क्या लिखा हुआ है? एंड, जो कि एक कोऑर्डिनेटर है, इसलिए इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। सेकंड को देखते हैं, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। राम इज पुअर, राम इज पुअर, राम गरीब है, बट वेरी ऑनेस्ट। ये जो सेंटेंस वेरी ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है, राम इज पुअर, राम इज वेरी ऑनेस्ट। ये क्या है? राम इज वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जैसा आपको ग्रामर का रूल पता है कि अगर सेम टेंस है, सब्जेक्ट भी सेम है, तो सब्जेक्ट और फिर उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे एक बार ही मेंशन किया जाता है। तो जहां राम इज है, इसे दोबारा नहीं लिखा गया, इसका रिपीटेशन नहीं किया गया है, उसे एक ही बार मेंशन किया गया है। तो राम इज पुअर, राम इज वेरी ऑनेस्ट, दोनों ही सेंटेंस अपने सेंस के लिए फ्री है। राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। अब ये बताने के लिए आपको दूसरी क्लॉज की जरूरत क्या पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, ये फ्री है, यानी दोनों फ्री है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है तो ये भी प्रिंसिपल क्लॉज ही है, लेकिन जब सेंटेंस में इसे कंबाइन करके लिखा गया, कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया, तो वहां बट से इसे कंबाइन किया गया और इसमें जो कॉमन पार्ट था उसे निग्लेक्ट कर दिया गया, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बना, कंपाउंड सेंटेंस। और ये जो हमारी क्लॉज बनी, ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट क्लॉज का लफड़ा क्या है, क्यों कई बार कोऑर्डिनेट क्लॉज को भी क्लॉज टाइप बताया जाता है, तो कई बार सिर्फ दो टाइप ही बताया जाता है। तो वास्तव में फैक्ट ये है कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो एक जबरदस्ती वाली घूमती फिरती क्लॉज है। मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि ये प्रिंसिपल क्लॉज ही है। यहाँ देखिए, अपने ये कंप्लीट सेंस के लिए फ्री है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इसके पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शन यहां काम कर रहा है, इसके पहले लगा हुआ है, इसलिए इसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। और जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है बिल्कुल फ्री होती है, इसके पहले कोई कंजक्शन वंजक्शन यूज नहीं किया जाता, ये फ्री होती है। तो आई होप तीनों पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ये एक इक्वल रैंक की क्लॉज होती है। इसे इसी तरह जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी, उसे भी कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, इस तरह कंजक्शन के साथ ऐड किया जा सकता है, इसलिए आपको यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आई होप तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 3 तरह के होते हैं और वो तीनों अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उन तीनों पर कम से कम एक लेक्चर तो बनता है। और सेकंड चीज मैंने आपको कहा था कि हम जानेंगे ग्रामर में इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, हम क्यों क्लॉज चिल्ला रहे हैं। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, यानी सेंटेंस को
फ्रेम करता है। तो ये सेंटेंस को फ्रेम करता है, यानी अलग अलग क्लॉज मिलके अलग अलग तरह के सेंटेंस को फ्रेम करती हैं। तो कौन कौन से क्लॉज से कौन से सेंटेंस बनते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, यानी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं कुछ वीडियोस में हम उसे भी डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।